नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़। हमारी टीम आज पहुंची है सिवान, जहां हम सिवान जिले के रामराज पैलेस में बैठे हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं सिवान जिले के एक छोटे से गांव से आने वाले नंदामुड़ा गांव, जहां से आने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है अजय सिंह, जो किसी भी हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है। अजय सिंह जिनकी माता जी लौह माता के नाम से जानी जाती हैं, जगमातो देवी, जो कि रघुनाथपुर विधानसभा और दरौदा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, विधायक रही हैं। और इनकी पत्नी कविता सिंह, जो कि दरौदा विधानसभा से विधायक रही हैं और हमारे सिवान लोकसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। 2019 से 2024 तक सिवान लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने, जो कि सिवान जिले की पहली महिला लोकसभा सांसद बने थे। हम आज बात करेंगे अजय जी से और इनसे जानेंगे सिवान जिले के राजनीतिक हलचल के बारे में, और इनसे भी ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी चल रही है, तो वहाँ उस तैयारी में अजय सिंह कहाँ हैं और किस विधानसभा से तैयारी में रहेंगे। अजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि 2024 चुनाव, जो लोकसभा चुनाव था, चुनाव के बाद से टिकट जब कटा तब से अभी तक आपकी और आपकी पत्नी, जो कि पूर्व लोकसभा सांसद भी रही हैं सिवान की, उनकी सक्रियता क्षेत्र में कम देखी जा रही है, ऐसा लोगों में चर्चा है। नहीं, हम लोग जनता के बीच रहते हैं, रोज रहते हैं। रोज सुबह से उठ करके जनता की सेवा में ही रहते हैं। जिस तरह की भी जनता की समस्या होती है, उस समस्या का निदान कराते हैं। हम लोग पूरी सक्रिय हैं, पूरी सक्रियता के साथ काम करते हैं, क्योंकि यह जीवन तो तन मन, यह जीवन जनता के लिए समर्पित है, तो उससे मैं मुकर कैसे सकता हूँ। और रही बात सांसद जी की, तो सांसद जी जितना एक्टिव आज हैं उतने ही एक्टिव कल भी थी। सांसद भी थी तो वैसे ही एक्टिव थी, आज भी वैसे ही एक्टिव हैं। अब सांसद जी बहुत मूव नहीं करती हैं क्षेत्र में, लेकिन हमारे साथ समस्याओं के समाधान करने में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। इसलिए हम लोग दोनों पति पत्नी मिलकर के, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा जो बड़ा परिवार है, माता जगमातो देवी जी का बड़ा परिवार है सिवान जिला में, बहुत सारे संख्या है उस परिवार में। वो सब लोग मिल करके हम लोग जनता की सेवा ही करते हैं। सिवान जिला के हर प्रखंड में माता जगमातो देवी परिवार है, और वह परिवार एक सूत्रीय कार्यक्रम करता है, जनता की सेवा। कैसे हम किसके काम आ जाएं, वो कार्य करते रहते हैं। हम जब आपके बारे में जानकारी लेने के लिए क्षेत्र में निकले हुए थे, तो हमें एक जानकारी ये भी मिला था कि आपकी राजनीतिक शुरुआत 2001 में हुई थी। तब आपने खुद चुनाव न लड़ते हुए, पंचायती चुनाव था 2001 में बिहार का, तो उस समय आपने मुखिया, बीडीसी और जिला परिषद का चुनाव अपने जानने वालों को लड़ा। जिला परिषद भी आपने बनाया, प्रमुख भी आपने बनाया। तब से आपकी राजनीति में सक्रियता देखी जाती है। तो उस समय आप पंचायत चुनाव नहीं लड़े और 2004 2005 के विधानसभा चुनाव में आप देखे गए। हालाँकि तब भी आप सक्रिय रूप से ना के अपने माताजी के चुनाव लड़ाए थे। इसके पीछे क्या राज था? नहीं, हमने बड़ी संघर्ष करके जनता की समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। 2005 से पहले भी हम जनता के बीच रहते थे, जनता के काम में रहते थे, जनता के दुख दर्द जो होता था उसमें रहते थे, और आज भी वही करते हैं, जनता के दुख दर्द में रहते हैं। 2005 के पहले हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन 2005 में हम लोग जनता के सहयोग से अपनी सरकार बनाई। तो सरकार बनाई, तब से सरकार के शासन प्रशासन को लेकर के जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता का विकास करते हैं। यही हम लोग करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। आपकी राजनीति में सक्रियता पिछले 25 सालों से है। निश्चित रूप से राजनीतिक जो मेरा सफर रहा है, आज के नौजवानों को पता कम होगा, लेकिन आज से 20 साल पहले जो लोग नौजवान थे, जो लोग बुजुर्ग थे, वो लोग हमारे संघर्षों को जाना है, देखा है, अपने आंखों से देखा है। और सिवान जिला में किस तरह से संघर्ष होता था, जनता के पक्ष और जनता के विपक्ष, दो धाराएं चलती थी यहाँ। तो जनता को लूटने का कार्य, जनता को परेशान करने का काम एक लोग करते थे, जो लोग सत्ता में बैठे थे उस समय, और हम लोग सत्ता से बाहर थे, तो हम लोग जनता को राहत कैसे मिले वो कार्य करते थे। इसलिए हम सत्ता विरोधी थे उस समय। सत्ता विरोध में रह करके हमने 15 साल सत्ता के विरुद्ध में रह करके संघर्ष किया, एक एक लोगों के दुख में, तकलीफ में, जितने ही मेरी पास व्यवस्था थी
जितने ही मेरे पास ज्ञान था, जितने मेरे पास ताकत था, उस ताकत से जनता को हमने राहत देने का कार्य किया। उस राहत देने का कार्य जो हमने किया था, उसका प्रतिफल 2005 में, 2001 से लेकर के 2005 तक हमको मिला। एक में जिसको हमने कहा उसको लोगों ने मुखिया बनाया, जिस हमने गारंटर बना उसको जिला पार्षद बनाया, जिसका गारंटर हमने बना वो प्रमुख बना। उसके बाद हम लोग जिसका 2004 में एमपी का भी गारंटर बना था, जिस समय ओम प्रकाश जी लड़ रहे थे समता पार्टी से, उस समय हम लोग एमपी में भी उनका गारंटर बने। तो हमारे क्षेत्र से अच्छा खासा उनको वोट मिला था। मैंने जो वोट मिला उसके आधे वोट, पूरे जिला के आधा वोट हमारे क्षेत्र से मिला था। तो जनता तो हम पे भरोसा करते आई, और जनता के भरोसे पर हम लोगों ने खरा उतरने का कार्य किया। लंबा समय 20 साल के सेवा काल हमारे अपने रहा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सानिध्य में हम लोग 20 साल से कार्य करते आए हैं। पद पे हमारे परिवार के लोग रहा, हमारे मित्र लोग रहे, हमारे जानने वाले लोग रहे। आज भी हम ही लोग के लोग हैं, आज भी हम लोग सहयोग करते हैं, जनता का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हम लोग इस एनडीए के सरकार में काम करते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं। अभी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में ये चर्चा जोरों पर है कि अजय सिंह या कविता सिंह, दोनों में से कोई एक व्यक्ति विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, विधानसभा चुनाव की जहां तक बात है, वो हमारे एनडीए की सरकार है, एनडीए के घटक दल के सभी पार्टियां हैं, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। वो लोग तय करेंगे कि कौन कहां से लड़ेगा। सब लोग अपनी अपनी बातें रखी है, और उसके अनुसार ये गठबंधन तय करेगा कि कौन कहां से लड़ेगा, कहां से जीतने लायक जो है वहां से लड़ेगा। सबकी अपनी इच्छा जो है नेता सब जान लिए हैं, जान करके वो लोग निर्णय करेंगे, जहां से जो सुट करेगा वो लड़ेगा। और सब हम लोग की इच्छा है कि सभी जगह से एनडीए जीत करके जाए, यही मनसा है, और एनडीए की सरकार बने। जिस तरह से एनडीए की सरकार काम कर रही है बिहार में और देश में, वो कार्य करते रहें, तभी जाकर के बिहार का विकास होगा, बिहार का भला होगा। और बिहार अग्रणी राज्यों में, विकास के क्षेत्र में जो अग्रणी राज्य हैं, उस श्रेणी में बिहार जाएगा। देश तो जा ही रहा है, लेकिन बिहार भी जाएगा कब? जब एनडीए की सरकार रहेगी तब। इसलिए हम लोग चाहते हैं एनडीए की सरकार बने, एनडीए के सभी हमारे कैंडिडेट जीत करके जाएं। और एक पार्टी से आग्रह भी हमने किया है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हैं हमारे एनडीए में, उन्हीं को टिकट मिले, जो जीत करके जाएं, हमारी सरकार बने। लेकिन हमारा सवाल आपसे है कि अजय सिंह का क्या विचार है, चुनाव लड़ेंगे 2025 विधानसभा? ये निश्चित रूप से चुनाव लड़ने में हम लोग कहीं ये नहीं है। जनता के बीच में जो रहता है, हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए जीते हैं, और पार्टी हमारी जो निर्देश देती है उसके अनुसार काम करते हैं। तो पार्टी हमारी लड़ाएगी चुनाव, तो हम लड़ेंगे। हम तो तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। एक एक बूथ पर हमारे लोग हैं, पूरे जिला में हमारे एक एक बूथ पर लोग हैं, और पूरी तरह से वो लोग तैयार हैं। और हमारे जैसे पार्टी का निर्देश आएगा, हम लोग मूर्त रूप दे देंगे। चुनाव के जीतने की जो तैयारी है उसको जीत के दिखा देंगे। पसंदीदा विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो सकता है? मेरा पसंदीदा तो दरौदा है। हम दरौदा के वोटर हैं, दरौदा हमारा घर है, गृह ब्लॉक है, इसलिए मेरा पहला पसंद दरौदा है। लेकिन दरौदा विधानसभा तो भाजपा कोटे में है, भाजपा ये कोटे। मामला एनडीए गठबंधन का है, तो एनडीए गठबंधन जो है वो तय करेगा जो कौन कहां से लड़ेगा। टिकटें बदलते रहती है, पार्टियां इधर से उधर अपना बदल करके कैंडिडेट बनाते रहती हैं। ये पार्टी का विषय है, एनडीए गठबंधन के नेताओं का विषय है। एक प्रमुख सवाल है महाराजगंज को लेकर। हालांकि महाराजगंज केवल नाम के लिए है। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक महाराजगंज में अस्पताल है, रेफरल अस्पताल, जो कि दरौदा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। हालांकि उसका नाम तो महाराजगंज शहर से सटे हुए है, इसलिए महाराजगंज दिया गया है। वहाँ करोड़ों के उपकरण लगे हुए हैं, और वो उपेक्षा का शिकार है, उदासीनता का शिकार है। नहीं, ऐसा तो हमको नहीं सुनने को मिला है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम लोग उसको देखेंगे, ये क्या उपेक्षा का शिकार है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसे तो हमारी सरकार में
स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा है, और ये हमारे माननीय मंत्री जी के गृह क्षेत्र में है। और इस तरह से तो नहीं होगा। अगर इस तरह का होगा तो हम लोग भी देखेंगे, देख करके माननीय मंत्री जी को बताएंगे, उसमें जो भी कमियां होगी उसको सुधारेंगे। और जनता के लिए बना है तो जनता के पूरी लाभ उसको मिलेगा, ये आपसे वादा करते हैं हम लोग कि उसको जा करके देखेंगे। लेकिन अभी जो उदासीनता का शिकार है उसका दोष किसे जाएगा? आप किसके कहिएगा कि किसके वजह से उदासीनता का शिकार है? वहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये आवाज उठानी चाहिए, उनको देखना चाहिए, प्रॉपर ओवर में जाकर के मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जनप्रतिनिधि का पावर है कि अपने क्षेत्र में जो भी संस्थाएं चलती है वो ठीक रूप से कार्य कर रही है नहीं कर रही है, उसको जा करके देखें और देख करके कैसे सुधार होगा उसको सुधार करें। हमें तो यही लग रहा है, जो लोकल जनप्रतिनिधि जो हैं वहाँ, जिनको कार्य करना चाहिए उनको देखना चाहिए, देख करके कार्य उसको ठीक कराना चाहिए। आपके लोकसभा क्षेत्र का जो मुख्यालय है सिवान, सिवान की स्थिति अभी ये है कि हल्का सा बारिश हो रहा है तो पानी लगने की वजह से नरक बन जा रहा है। अभी हम लोग सिवान से आ रहे थे, देखे कि हॉस्पिटल रोड नरक की स्थिति बना हुआ है। इसपे किसकी गलती कही जाएगी? किसकी उदासीनता की वजह से ये सिवान नरक बना हुआ है? नहीं, वो तो पहले ही से था। अगर इस तरह की बात की जाए, हम लोग जब यहाँ के हमारी पत्नी सांसद थी तभी हम लोगों ने इसकी आवाज उठाई थी, और उस समय कोरोना काल और इस तरह के गठबंधन टूटने बनने की जो ये थी, जिसके वजह से वो स्कीम पास नहीं हो पाया था। लेकिन अभी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे। दोनों लोगों ने ये सिवान के स्वच्छ बनाने के लिए घोषणा करके गए हैं कि यहाँ की जो सीवरेज ठीक की जाएगी, और यहाँ जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, सारे शहर के गंदे पानी को स्वच्छ करके नदी में छोड़ा जाएगा। इस तरह की योजनाओं को स्वीकृति मिली है। अब सिवान के लोगों को यह गंदगी नहीं सहना पड़ेगा। कुछ ही दिन में सिवान स्वच्छ हो जाएगा, सिवान साफ हो जाएगा, सिवान क्लीन हो जाएगा। नीतीश कुमार जी हैं, नरेंद्र मोदी जी है, कुछ भी मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। वो सिवान अब क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। हमने अभी हाल ही में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से एक साक्षात्कार किया था, जिसमें हमने पूछा कि यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति है, पानी निकासी नहीं हो पा रही है, तो इस पे क्या विचार है? तो उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी उस समय हमने इस पे आवाज उठाई थी और उस समय ये पास हो गया था कि नहीं, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए, नाला नाली ठीक हो जाए। अब पानी निकासी का कार्य चल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करके गया। किसको क्रेडिट जाएगा? ये आपके एनडीए नेताओं को क्रेडिट जाएगा या 17 महीने की सरकार को? नहीं, देखिए, वो यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जनता उन पे भरोसा की है, तो उनका आवाज उठाना तो उनका काम है। अच्छा है, आवाज उठाए थे, अच्छी बात है, लेकिन काम तो हमारी सरकार को ही करनी है। सरकार ने हमारी उसके लिए योजना बनाई है, योजना को स्वीकृति दी है, उसके लिए पैसा दी है, तभी ना काम होगा। आवाज सिर्फ उनका उठाना काम है तो वो अपना काम किए हैं, और सरकार अपना काम कर रही है। दोनों लोग जागरूक हैं, ठीक है, वो जागरूक प्रतिनिधि हैं, उठाए हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारी सरकार ने तो उस चीज को सुनी है। ये सुनने वाली सरकार है, ये बाहरी सरकार नहीं है। सुन करके उस पर योजना बना करके पैसा और दे करके योजना स्वीकृत भी किया है। अब सिवान की समस्या की समाधान हो जाएगी। एक आखिरी सवाल होगा हमारा कि सिवान सहित पूरे बिहार की ये समस्या है रोजगार और पलायन, जिसपे ये देखा जाता है कि हमेशा उदासीनता बनी रहती है। सरकार उदासीनता अपनी दिखाती रहती है, कोई विशेष रोजगार और पलायन के लेके कार्य नहीं चल रहे हैं। इस पे क्या कहिएगा? बिहार का इतिहास में पहली बार युवाओं को इतना रोजगार मिला है, किसी की सरकार रही हो। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये बिहार के युवा युवतियों को जो रोजगार दिया है, और जो रोजगार की व्यवस्था की है, जो नौकरियां दी हैं, आज तक आजादी के 70 साल, 80 75 साल लोग हो गए, 78 साल, इतने दिनों में बिहार की किसी ने इतनी सरकार ने जो है नौकरी नहीं दी है, जो हमारी सरकार ने नौकरी युवाओं को दिया है। अब इसके बाद भी लोगों को लगता है कि पलायन और रोजगार की बात करते हैं लोग। जो बात करते हैं वो करते रहेंगे, जो बात करते हैं वो लोग सिर्फ करने वाले लोग हैं। यहाँ तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं।
हम करने पर भरोसा करते हैं। और जो करके उन्होंने दिखाया है, बिहार में आजादी के बाद किसी ने इस तरह की नौकरी दिया है क्या कभी? कभी नहीं दिया है। और इतनी रोजगार की व्यवस्था जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये किसी ने आज तक किया था क्या? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार के युवा युवतियों को जो है इतने लार्ज स्केल में रोजगार दिया गया है। सारे इंडस्ट्रियल एरिया को सुसज्जित करके इंडस्ट्री, छोटे मोटे इंडस्ट्री जो है लगा करके रोजगार दिया जा रहा है। आप छोड़ दीजिए दूसरी जगह की बात, हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में जाइए, अपने सिवान के डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में 2-2, 3-3 जो है ये उद्योग पार्क बने हैं। वहां जाकर के देखिए, कभी दिखाइए लोगों को कितने रोजगार लोगों को मिला है, कितनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हैं और उसमें कितने रोजगार मिले हैं। आप देख लीजिए, कभी कभी जा करके दिखाइए। वो सुत्ता मिल के पास भी, वहां भी प्लॉट अलॉट हुआ है यहाँ के व्यवसायियों के लिए। ये रेनुआ रोड में जो है बाईपास में, वहां भी अलॉट हुआ है प्लॉट। छोटे छोटे व्यवसायी जो हैं वो प्लॉट अलॉट करा करके अपनी रोजगार लगा रहे हैं, जाकर के दिखाइए। ये रोजगार सृजन की व्यवस्था हो रही है। तो यहाँ पलायन की कोई स्थिति नहीं है। सभी बिहार के युवाओं को कहा जा रहा है, आप आइए अपने बिहार में आकर के रोजगार आपको, आपके लिए है। अभी देखिए ना, 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया दिया जा रहा है कि आप जिस तरह के भी रोजगार करना चाहते हैं कर लीजिए। कौन सी सरकार 94 लाख लोगों के एक साथ रोजगार की व्यवस्था किया है? किसने किया बताइए? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाखों लाख युवाओं और महिलाओं को जो है रोजगार दिया गया है। ये किसने किया आज तक? इतनी लार्ज स्केल में नौकरियां दी जा रही है। ये सरकार, किसी सरकार ने किया है क्या आज तक? तो फिर पलायन की स्थिति कहां है? दूसरे राज्य के लोग आकर के हमारे राज्य में नौकरी पा रहे हैं, दूसरे राज्य के लोग आकर के अब हमारे राज्य में नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। अब कोई पलायन की स्थिति नहीं है। ये पुरानी बात हो गई। ये अब पलायन की स्थिति नहीं है बिहार में। हम सारे युवाओं को कहते हैं कि बिहार में माहौल अच्छा है, बिहार में रोजगार अच्छा है। आप जो बाहर रोजगार कर रहे हैं बिहार में करिए, आप बाहर जो नौकरी कर रहे हैं आकर के बिहार में करिए। आप जाके देखिए, बिहटा में बड़े बड़े उद्योग पार्क बनाए गए हैं, हजारों हजारों युवा युवतियां नौकरी कर रही हैं। कोई सिलाई सेंटर में स्पोर्ट्स की जो फैक्ट्रियां हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जाकर के। आप लोग को भी जाना चाहिए, विजिट करके दिखाइए बिहार के युवाओं को किस तरह के बिहार सरकार ने रोजगार की व्यवस्था की है। लेकिन इस पे तो जो प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि जब हमारी 17 महीने की सरकार थी तब हमने रोजगार दिया और हमारी तैयार की हुई प्रपोजल पर ही सरकार काम कर रही है। उन्हीं के प्रपोजल पर ये बिहार की सरकार काम कर रही है। उनके पिताजी उनकी बात नहीं माने क्या? उनके पिताजी के 15 साल माताजी की सरकार थी, तो ये योजना कहाँ था? ये लोग क्यों नहीं प्रपोजल उनको दिए? क्या क्या उनके दिमाग काम नहीं कर रहा था कि इनकी बात वो लोग नहीं मान रहे थे? अपने पिताजी से करवा दिए होते। नीतीश कुमार जी मानने वाले बात है ना भाई, आपकी भी बात माने, मान लीजिए आपकी भी बात मानते हैं। वो तो बिहार की एक एक जनता की बात मानते हैं नीतीश जी, और बिहार के एक एक युवाओं की बात मानते हैं, एक एक महिलाओं की बात मानते हैं। महिला का ही दारूबंदी कर दिए, युवा कहे पढ़ाई की व्यवस्था करा दिए, रोजगार की व्यवस्था करा रहे हैं। नीतीश जी तो कर रहे हैं ना भाई। तो इसका मतलब आपके पिताजी आपका बात नहीं मानते थे, इसलिए नहीं करते थे। ये सब बातें जो है, ये लंबी लंबी बात करने वाले लोग हैं। 15 साल तो राज कर किए हैं ये लोग, और 15 महीना में आए तो बहुत दिमाग चलने लगा, और 15 साल आपका दिमाग नहीं चला। ठीक है, वो लोग कहते रहेंगे, विपक्ष का कहना काम है, हम लोग का काम करना है। नीतीश जी करने पर भरोसा रखते हैं, नीतीश जी कहने पर सिर्फ भरोसा नहीं करते, वो काम करके दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हम जितना कहते हैं उसके 100 गुना ज्यादा करते हैं, वो करके दिखा भी देते हैं। चुनाव नजदीक है, सब पार्टियां चुनाव में लगी हुई हैं। अभी एक योजना जो चलता था यहाँ बिहार में, 400 रुपए दिए देते थे, वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन, उसको 400 से बढ़ा के 1100 रुपए कर दिया गया। तो इस पे कटाक्ष करते हुए विपक्ष नेता ने ये कहा कि ये हमारा प्रपोजल था और हम लोग चुनाव में इस चीज को लेके जाने वाले थे, तो इसको चोरी करके और चुनाव जीतने के लिए नीतीश सरकार ने इसको लागू किया और लाभुकों को पैसा दे रहा। देखिए, ये हमारी सरकार के मुख्य योजना थी। जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो पेंशन 400 हुआ था। उसके पहले कितना था? 2005 के पहले कितना पेंशन था? बिहार के कितने लोगों को पेंशन मिलता था?
और बिहार में जब नीतीश जी सत्ता में आए, एनडीए सरकार सत्ता में आया, तो कितने लोगों को पेंशन दिया। और वो 400 रुपया भी किया तो किसने किया? वो मुख्यमंत्री जी ने किया था। इसके पहले 2005 के पहले वाली सरकार नहीं की थी। और लार्ज स्केल में वो तो बांट के देते थे। नीतीश जी ने लार्ज स्केल में सभी जाति बिरादरी सभी धर्म के लोगों को, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को, विकलांग लोगों को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना मुख्यमंत्री जी ने लागू किया, नीतीश जी ने लागू किया। और बिहार के सभी 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन देना शुरू कर दिया। अब इधर लगा कि भाई 2000 ये जो पेंशन है 400 ठीक नहीं है, तो फिर किसने सुना? 400 से 1100 बढ़ा करके 2.5 गुना ज्यादा तो नीतीश कुमार जी किए। अरे आपकी सरकार आएगी तब ना आप करिएगा। आपकी सरकार लोग आने देंगे? वो भयावह दिन फिर दिखना चाहते हैं। फिर रास्ता चलना बंद हो जाएगा, फिर कट्टा घूमना शुरू हो जाएगा, फिर बंदूकें लहराना शुरू हो जाएगी, फिर आम लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा, फिर गरीब और शोषित वंचितों की सारी परेशानियां शुरू हो जाएगी। आपके तो लोग कहते हैं जब हमारी सरकार होगी, हमारी सत्ता आएगा, तो इस सब लोग को बोलने देंगे? उनकी आवाज सुनिए ना, उन लोग उनके कार्यकर्ता कहते रहते हैं। तो भाई आपकी कार्यकर्ता तो ऐसी मनसा पाल के रखे हैं जो गरीब शोषित वंचितों को आप फिर दबा दीजिएगा। आपकी सरकार आएगी तो फिर झूठा बोल करके सरकार में आना चाहते हैं। ये झूठ बात पर भरोसा कोई करने वाला नहीं है। मानव के चरित्र की आवाज लोग सुन करके भरोसा करते हैं, मानव की जुबान की आवाज सुन करके लोग भरोसा नहीं करते हैं। आपकी चरित्र की आवाज बिहार की जनता सुन रही है, उस पर भरोसा करेगी। आप जो बोल रहे हैं उस पर जनता भरोसा करने वाली नहीं है। ये बातें आपकी झूठी है और आपका जो चरित्र बोल रहा है वो सही है। वो देख करके जनता भरोसा करेगी, आपके आवाज पर भरोसा करने वाली नहीं है। इसलिए हमारी सरकार करने वाली सरकार है, करके दिखा दी। आप कहिए, आप कहते रहिए, हम लोग करने वाले हैं। मास्टर के कितना पेंशन मिलता था जी? शिक्षकों को, हमारे जो शिक्षक हैं उनको कितना मिलता था पेमेंट? किसने बढ़ाया? ये बिहार की सरकार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बढ़ाया। आज शिक्षक जो 1500 पाते थे, आज 35,000 40,000 पा रहे हैं, 50,000 पा रहे हैं। किसने किया? बीपीएससी में इतने शिक्षकों को बहाल करके किसने क्वालिटी सुधारने का कार्य किया? अब तो 1500 रुपए में बहाल कर दिए थे, रोड पर से पकड़ पकड़ कर मास्टर बना दिए थे। नीतीश जी ने उस मास्टर को ट्रेंड किया, उस मास्टर को परीक्षा लेकर के फिर मास्टर बनाया। जो मैट्रिक था उनको इंटर कराया, जो इंटर थे वो बीएड करवा करके क्वालिटी का एजुकेशन देना शुरू किए हैं। अब तो बिगाड़ के गए थे 15 साल। और जो सुधारने में हमको इतना टाइम लगा है हम लोगों को, अब सुधर गई है गाड़ी, अब पटरी पर चढ़ गई है। अब देखिए रफ्तार इसकी, देख रहे हैं 5 साल में कितने रोजगार दिए गए, कितने जो है नौकरी दिए, कितने पेमेंट बढ़ाए। आंगनबाड़ी से लेकर के, जीविका दीदियों से लेकर के, आशा कार्यकर्ताओं को लेकर के किसने बहाल किया? टोला सेवक, महादलित टोलों की सेवक के जो बहाल किया गया, ये किसने किया? दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, सवर्णों को किसने ये आगे बढ़ाया? नीतीश जी ने बढ़ाई, ये सरकार बढ़ाई है। आपके झूठे बातों पर भरोसा कोई नहीं करेगा। तेजस्वी जी बोलते रहें, अभी 20 साल और बोलेंगे। अब वो बोलेंगे 20 साल, अभी तो शुरू हुई है ये, अभी और 20 साल चलेगा, तब बिहार अग्रणी राज्यों में आगे जाएगा। एक सवाल हमारा आपसे पर्सनल सवाल है कि आप हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि एक धर्म की प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, और आप जदयू के नेता हैं। तो क्या आपकी विचारधारा और पार्टी की विचारधारा मिलती है? देखिए, हम हिंदू हैं, हम तो कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। सब हमारी भी जाति है, जात पात के लोग तो बात करते हैं, ये भारत है। सभी धर्मों को आजादी है यहाँ काम करने के लिए। तो भाई हम भी तो उसी में आते हैं, हम भी हिंदू धर्म से आते हैं, हमारी भी अपनी संगठन है, हमारा भी अपना समाज है। उस समाज को लेकर के चलते हैं, संगठित करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं। कोई परेशानी होती है तो उसमें हम लोग सहयोग करते हैं, खड़े रहते हैं अपने हिंदू समाज के लिए। इसमें कौन सी गलती है? हिंदू होना कोई गुनाह थोड़े है। और हमारी जनता दल यू पार्टी किसी से नफरत नहीं करती।
मुस्लिम संगठन के लोग भी हैं, उनसे भी प्यार करती है। हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे भी प्यार करते हैं। बशर्ते कोई भरोसा करे या ना करे, लेकिन वो सबके लिए काम करते हैं, सबका भरोसा पर खरा उतरते हैं। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना इतने कीमती समय दिया। धन्यवाद आपको भी। आप बड़ी बेबाकी से जो है सारी सवालों को पूछा। अच्छा लगा। ऐसे लोग आना चाहिए और दुनिया को बताइए, आप लोग बिहार के लोगों को बताइए कि बिहार की जनता गुमराह ना हो, जो सच है उस पर भरोसा करे, झूठ बातों पर गुमराह ना हो।